तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इकोनॉमिक्स ब्यूरो। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स का पहला वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए, जिसके अंदर हम आपको इंट्रोडक्शन देंगे कि सब्जेक्ट के बारे में, इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इससे काफी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि बच्चे न्यू 10th के बाद बिल्कुल नए होते हैं इकोनॉमिक्स के लिए, और कई बार तो ऐसा भी देखा गया कि उनको फोबिया हो जाता है इकोनॉमिक्स को लेकर। तो आई जस्ट ट्राई माई सेल्फ और बहुत अच्छा सा कोशिश करूंगी कि आप सबकी हर प्रकार की प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सके और मेरे वीडियोस के साथ आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो सके। और मेरे वीडियोस अगर आपको अच्छे लगे, उनसे बेनिफिट हो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फर्दर शेयर करिए फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, और बेल आइकन दबा के फर्दर नोटिफिकेशंस के साथ हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है दैट इज इंट्रोडक्शन माइक्रो इकोनॉमिक्स। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्लास 11 में दो बुक्स हैं, दैट इज स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो आपको ये बता दें कि क्लास 11 में आप जस्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं, और आगे चलकर जो कॉलेज आएगा, हायर लेवल की स्टडीज आएंगे एंड ऑल, तो उसके अंदर आप प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपको बेस अपना स्ट्रॉन्ग करना है। तो इसलिए मेरा जो पहला वीडियो मैं लेकर आई हूँ, उसके अंदर इंपॉर्टेंट टर्म्स और टर्मिनोलॉजीज को ही क्लियर करने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आपके लिए। तो ये जो एक्चुअल सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा क्लियर कर दे, ये इसका जो वेटेज है दैट इज 4 मार्क्स ओनली, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसी पर हमारे आगे का पूरा बुक निर्भर करती है। तो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आज हैं आपके सामने। सबसे पहले मैं बुक का ही नाम पकड़ रहे हैं, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल। तो इकोनॉमिक्स एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, उसके अंदर अलग अलग ब्रांचेस है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, वेलफेयर इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड वेरियस अदर्स, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो यहां पर जो हम क्लियर करें, माइक्रो मीन्स स्मॉल, इंडिविजुअल यूनिट्स। तो दिस इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडीज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स, जो इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स को स्टडी करते हैं। अब इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स का मतलब क्या है? कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, सेवर, इन्वेस्टर, ऐसे बहुत सारे। एक समय में एक ही यूनिट को स्टडी करना, उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उसको स्टडी करना ही क्या कहलाता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। I just repeat the words for you again. It is that branch of economics which studies the economic problems relating to individual economic units. जो individual economic units like consumer और producer, उनसे related problems को जो study कराता है, उसको हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। और हमारा सब्जेक्ट क्या है, जरा उस पर भी आ जाते हैं। हमारा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है। तो एक्चुअल में इकोनॉमिक्स क्या है? तो इकोनॉमिक्स इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस इन द प्रेफरेंस ऑफ स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। अब यहां पर थोड़ा सा मैं आपका लाइफ का एग्जांपल लेती हूँ। एक बात आप ना आज इस वीडियो से अच्छे से समझ लीजिए कि इकोनॉमिक्स सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि इकोनॉमिक्स इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। आपके खाना खाने से लेके पानी पीने तक, आपके सोचने तक, आपकी जीवन शैली में हर प्रकार से, इन एवरी सेंस, इकोनॉमिक्स इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। और जब तक आप इसको फील नहीं करेंगे, आप इसको समझ भी नहीं पाएंगे। तो जस्ट स्टार्ट फीलिंग अबाउट इट। यहां पर हम आपको एक सिंपल बता रहे हैं, इट इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस इन द प्रेजेंस ऑफ स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। यही इकोनॉमिक्स है, यही उलझन को इकोनॉमिक्स कहा गया। और ये एक छोटे बच्चे से लेकर एक इकोनॉमी, एक बड़े पर्सन, एक इकोनॉमी लेवल तक हर समस्या जो एक पर्सन के सामने आती है, उसी को इकोनॉमिक्स कहा गया। उसी चॉइसेस को समझना ही इकोनॉमिक्स कहा गया। एक एग्जांपल लेते हैं आपकी रियल लाइफ में से, जो स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं, अभी क्लास 11th में है, ठीक है ना? हो सकता है क्या, हर बच्चे को ये प्रॉब्लम फेस करनी होती है। एक छोटा बच्चा, 4-5 साल का एक बच्चा, जिसको सिर्फ टॉयज के अलावा और कुछ समझ नहीं आता। मान लेते हैं कि वो अपनी मम्मा पापा के साथ किसी टॉय शॉप पे गया, और यहाँ तक ये भी होता है कि जब मार्केट में वो बच्चे को लेकर निकलते हैं तो उसका मुंह दूसरी तरफ मोड़ देते हैं, क्योंकि अगर वो टॉय शॉप देख ली तो वहां पर वो टॉय मांगेगा ही मांगेगा। लेकिन अब हम उसको लेकर जा रहे हैं टॉय शॉप के अंदर। टॉय शॉप के अंदर एंटर करते ही द एक्सप्रेशन, उस बच्चे का एक्सप्रेशन क्या निकलेगा? वाओ, हर जगह टॉयज ही टॉयज है, इज़न्ट इट? अब वो जो टॉयज हैं हर जगह पर, उसको ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, सारी चीजें चाहिए। अब मम्मी पापा ने उसको क्या कह दी है? बेटा ओनली 1 टॉय, एक टॉय मिलेगा आपको, आप इनमें से कोई एक चूज कर लो। अब मान लेते हैं उसने अपनी मर्जी का, उसको हमने पूछा क्या चाहिए, कार चाहिए, डॉल चाहिए, टेडी चाहिए, या किस तरीके का चाहिए, उसने अपनी चॉइस बताई।
उससे रिलेटेड 5-6 अलग अलग मॉडल सामने लाके रख दिया, उसको उसमें से 3 पसंद आ रहे हैं, लेकिन मम्मा पापा ने दोबारा इशारा करा ओनली 1। अब वो जो प्रॉब्लम है उस बच्चे के लिए कि उस 3 में से एक को चुनना है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अब ये चॉइस क्यों राइज हो रही है? क्योंकि रीजन है मम्मा पापा ने 1 बोला। क्यों बोला मम्मा पापा ने 1? क्योंकि उनके पास लिमिटेड इनकम है, स्कैर्स है, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। अब स्कैर्सिटी के कारण उस बच्चे को चॉइस करनी पड़ रही है। बस ये जो चॉइस करना है इसी को ही इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहा गया। सेम ऐसे हम इकोनॉमी पर आते हैं, एक छोटे बच्चे से अब सीधा बड़े लेवल पर सोचते हैं। एक इकोनॉमी है, इकोनॉमी का दायरा, उसके रिसोर्सेज लिमिटेड है। उसके बाद अब स्मॉल पीस ऑफ लैंड है, ठीक है ना, अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड है। अब उस स्मॉल पीस ऑफ लैंड पर फार्मर कैन आइदर प्रोड्यूस राइस, व्हीट, मेज, या फिर इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग भी कर सकते हैं। नाउ इकोनॉमी हैज टू मेक चॉइस what to do now, whether to go for the production of rice, wheat, maize or for the construction of building. Had there been no scarcity, अगर हमारे पास piece of land इतना कम होता ही नहीं, होता large, बड़ा land होता, तो मैं शायद राइस भी उगा लेती, व्हीट भी हो जाता, थोड़ी सी बिल्डिंग भी एक खड़ी कर देते। लेकिन स्मॉल पीस ऑफ लैंड है, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, अगेन प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, इकोनॉमी के बेनिफिट के लिए क्या करें। तो बस इसी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को स्टडी करना, जो कि हर प्रकार से स्कैर्सिटी के कारण ही उत्पन्न होती है, उसी को हमने क्या नाम दे दिया? इकोनॉमिक्स। तो इट इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस इन द प्रेजेंस ऑफ स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। अभी पिछले 5 मिनट में आप लोगों ने ये ध्यान दिया होगा कि मैंने बार बार एक ही वर्ड पर जोर दिया, लिमिटेड रिसोर्सेज, स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो ये एक्चुअली है क्या चीज? कमी। वर्ड जो आपको समझ आया वो आपने क्या सोचा? कमी, किसी भी चीज की कमी होना। अब किसी भी चीज की कमी एक्चुअल में होती भी है, देखा जाए तो एक्चुअल में कमी होती भी है और होती भी है। कैसे, जरा इसको समझते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल आप लोगों के लिए, ये सोच लीजिए, इमेजिन कर लेते हैं कि आज कोई स्पेशल डे है और मॉर्निंग में जैसे आप लोग उठे और उठते ही आपके पापा ने आपको 10,000 रुपीज आपके हाथ में थमा दिए और कहा कि बेटा ये ले जा, इसको खर्च कर दे, दिस इज योर ओन डे, जस्ट गो एंड एंजॉय। तो सबसे पहले तो वो बच्चा वो कहेगा यार मैं क्लास 11, आज तक मुझे इतने सारे पैसे एक साथ नहीं मिले, थोड़े थोड़े ही मिलते हैं पॉकेट मनी के रूप में, या जो जो मुझे चाहिए होता है उसके एज पर द रिक्वायरमेंट। आज ना मेरा बर्थडे ना पूछे पापा क्यों ऐसे कर रहे हैं। बच्चा पहले मम्मी के पास जाके कंफर्मेशन लेगा क्या ये सच्चाई है या मैं सपना ही देख रहा हूं। एंड द मोमेंट उसको ये क्लियर हो जाएगा कि यस इट इज ट्रूथ, तो क्या प्लानिंग होगी? सबसे पहले तुम्हारी एज ग्रुप के बच्चे क्या करेंगे? चल भैया फोन उठाया, फ्रेंड्स को बुलाया, लेट्स गो एंड पार्टी। बाहर जाएंगे, एंजॉय करेंगे, पार्टी करेंगे, इधर घूमेंगे उधर घूमेंगे, हर प्रकार से गेम्स भी खेलेंगे, मैकडी में जाएंगे, खाएंगे पिएंगे, सब कुछ करेंगे। दिन अच्छा भी तरह एंजॉय, बहुत बढ़िया दिन है। सुबह तो बिल्कुल कमी नहीं लगी, अरे 10,000 इज अ बिग अमाउंट। लेकिन अब घर आते आते एक चीज मार्केट में पसंद आ गई, वर्थ ₹500, जेब में हाथ डाला, जस्ट 100 रुपीज। क्या आएगा मन में? अरे पैसे खर्च हो गए, कमी आ गई। तो सुबह तो नहीं लगी थी कमी, अब कैसे लग गई कमी? एक्चुअली कमी एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। यहां जो मैं वर्ड लेकर आ रही हूं, इट इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट इन रिलेशन टू डिमांड। सुबह मेरे पास कोई डिमांड्स नहीं थी, सिर्फ फुल ऑफ पैसा था, पैसा 10,000, सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज था, तो लगा अरे बहुत सारे हैं। द मोमेंट आई स्टार्टेड यूजिंग दैट रिसोर्सेज, माई डिमांड्स गॉट इंक्रीज्ड एट अ फास्टर रेट, तेजी से बढ़ने लग गई डिमांड। और जब डिमांड सप्लाई के मुकाबले में तेजी से बढ़ जाती है तो उस सिचुएशन के अंदर रिसोर्सेज की कमी महसूस होने लग जाती है। कमी अपने में आप में होती नहीं है, लेकिन कमी क्योंकि डिमांड ज्यादा बढ़ गई जरूरत से ज्यादा, इसीलिए कमी हो गई। तो इसलिए कहा गया है, यहां आपको लिख कर दिया है, स्कैर्सिटी इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट इन रिलेशन टू डिमांड। अपने आप में ये कमी का कोई अस्तित्व नहीं है। जब डिमांड होती है तभी स्कैर्सिटी आपको मिलती है। इट इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट, मीन्स व्हेन रिसोर्सेज, सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज इज लेस इन रिलेशन टू डिमांड फॉर देम, तभी स्कैर्सिटी अराइज होगी। और स्कैर्सिटी के साथ जो मैंने आपको पहले भी लाइन में बोला था, द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस दैट अराइजेस, जो इकोनॉमिक स्टडी करता है उस प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को हमने क्या नाम दिया? यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दैट इज सेंट्रल प्रॉब्लम्स और इकोनॉमिक
सेंट्रल प्रॉब्लम्स को हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी कहते हैं। तो वही वाली बात यहाँ पर मैं लिख रही हूँ कि इट रेफर्स टू प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग चॉइसेस among the alternative uses of resources in the presence of scarcity। अब यहाँ पर वही एग्जाम्पल को देखो समझो कि एक पीस ऑफ लैंड है, a piece of land, एक small piece of land, scarce resource हो गया, scarcity of resources। Now that land can be used either for the production of wheat or rice or maize or for the construction of a building। तो पीस ऑफ लैंड के ऑल्टरनेटिव यूजेस हो गए, वो 4 प्रकार से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब उन 4 में से मुझे कहाँ और कैसे उस लैंड का यूज करना है, बस इन ऑल्टरनेटिव्स के प्रेजेंस में ही जो चॉइसेस बनाए जाते हैं, करे जाते हैं, उसी को हमने नाम दे दिया सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी या इकोनॉमिक प्रॉब्लम। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगेन आई रिपीट द थिंग्स फॉर यू। द प्रॉब्लम्स ऑफ मेकिंग चॉइसेस अमंग द ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज इन द प्रेजेंस ऑफ स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। और यही से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाई डू एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज। इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होने के रीजंस क्या है, कारण क्या है, ये 3 या 4 मार्क्स के अंदर भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है एक अकेला। तो इसका जो पहला रीजन है दैट इज अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। अब यहाँ पर देखो, जो मैंने अभी आपको आपका एग्जांपल दिया था कि 10,000 मिले थे, तो यहाँ पर क्या हो रहा था, जब 10,000 हमें मिले थे तो मेरे को नहीं थी जरूरत ज्यादा कुछ गुड्स खरीदने की, isn't it? लेकिन पैसा आ गया, मेरी वांट्स, मेरी इच्छाएं तेजी से बढ़ने लग गई। तो एक खास फ्रेज, एक खास बात आप लोगों के लिए बोल रही हूँ कि ह्यूमन वांट्स जो होते हैं ना, वो अनलिमिटेड होती है। मतलब वन गेट्स सेटिस्फाइड, अनदर क्रॉप्स अप। एक वांट सेटिस्फाई होती है और दूसरी ऑटोमेटिकली आ जाती है। आप कभी भी अपनी लाइफ में करके देख लीजिएगा कि अगर आपने कभी अपनी मम्मी पापा या किसी को किसी चीज के लिए प्रॉमिस करोगे, मम्मी बस ये चीज दिला दो, या मोबाइल दिला दो, या मेरे को ये स्कूटी दिला दो, या बाइक दिला दो, प्रॉमिस के बाद कुछ नहीं लेंगे, क्या आपने अपनी इच्छाओं को वहीं रोक लगा दी? नहीं। थोड़े दिन बाद कोई और चीज की डिमांड, फिर किसी और चीज की डिमांड। हर पर्सन उसकी इच्छाओं का कहीं कोई अंत नहीं है, एंडलेस है। और जब तक ये इच्छाएं हैं तब तक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, क्योंकि होता क्या है कि रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं और मेरी वांट्स अनलिमिटेड होती है, जिसके कारण आई हैव टू मेक चॉइसेस, एंड दैट प्रोसेस ऑफ मेकिंग चॉइसेस इटसेल्फ इज नोन एज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। देन द सेकंड रीजन इज लिमिटेड रिसोर्स, दैट इज स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। जो भी आपको बताया कि रिसोर्सेज आर ऑलवेज स्केर्स इन नेचर, वो हमेशा ही स्केर्स रहती है, कमी रहती है रिसोर्सेज की। रीजन, उनकी डिमांड तेजी से बढ़ती है और सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड कम होते हैं। हैड देयर बीन नो स्केर्सिटी, अब कमाल की बात है, अगर स्केर्सिटी हो ही ना, देयर वुड हैव बीन नो इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, अभी भी एक आराम से बैठ के वीडियो देखते हुए जरा एक बात को सोचिए। मान लेते हैं कि आप कोई बिजनेस टकून है। बिजनेस टकून मतलब बहुत सारा पैसे, किसी के भी रूप में सोच लो, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा, बिरलास, या कोई भी, माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट्स के आप बच्चे हैं, मतलब कोई भी, वॉट एवर, एक बिजनेस टाइकून है, ठीक है, बहुत बेइंतहा पैसा है। क्या लगेगा आपको, क्या लगेगा यार, इतना सारा पैसा, इतना सारा मनी। अब इतना सारा पैसा होने का मतलब है कि मैं अभी कोई भी कुछ भी सोचूं, मैं वो चीज अफोर्ड कर सकती हूँ, isn't it? यही आएगा ना माइंड में, कोई कमी नहीं है, बहुत पुष्टिकर मेरे आराम से बैठ के खाएंगे, कोई कमी नहीं है, नो स्कैरसिटी। अब यहां पर ये अपने आप में एक गलत स्टेटमेंट है। इवन द रिचेस्ट पर्सन हैव टू फेस द स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। अगर उनको ये होता कि स्केर्स ही नहीं है रिसोर्सेज, तो शायद वो सब काम करना बंद कर देते और ये हमारा देश चल ही नहीं रहा होता, या पूरा वर्ल्ड नहीं चल रहा होता। स्केर्सिटी हमेशा होती है रिचेस्ट पर्सन। रीजन भी, जो रिचेस्ट पर्सन है उसकी इच्छाएं, उसकी रिसोर्सेज कई गुना ज्यादा, कई गुना ज्यादा। आप अभी इसलिए सोच रहे हो क्योंकि आपकी डिमांड अभी के अनुसार है, मिडिल क्लास के अकॉर्डिंगली है, लेकिन पैसा जो आप सोच रहे हो वो एक रिचेस्ट पर्सन के अकॉर्डिंगली सोच रहे हो, तो आपकी वांट जो है वो नहीं है। तो लास्ट कम द ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, एंड देन लास्ट कम द वांट्स डिफर इन इंटेंसिटी, कि मेरी इच्छाएं कहीं मैं चाहती हूँ अभी पूरी हो जाए, कहीं को मुझे विराम देना पड़ता है, और तो उसके अकॉर्डिंग मुझे चॉइस करनी पड़ती है कि कौन सा पोस्टपोन करूं और कौन सी अभी करें। तो दीज आर द मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी आपको कवर करने हैं। उम्मीद करती हूँ उसको अच्छे से पढ़े, अपनी बुक्स में से पढ़े, वीडियो की हेल्प से उसको अंडरस्टैंड करें, लर्न करें इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, एंड स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू।